हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशांक सिंह एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। पढ़ेंगे लिखेंगे हम बनेंगे महान, जैसा कहा गया है। तो दोस्तों, आप पढ़ें लिखें और महान बने, इसी के लिए IAS पॉइंट की समस्त टीम आप सभी के अध्ययनार्थ सदैव तत्पर है। तो दोस्तों, इसके पहले की हमारी 3 वीडियो आ चुकी हैं। उन वीडियो में कई एस्पिरेंट ने कमेंट के जरिए ये कहा है कि सर आप NCERT की बुक से पढ़ाइए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं NCERT की बुक से ही पढ़ाऊँगा। स्टार्टिंग के 2 वीडियो मैंने बेसिक बातें आपको बताई हैं जो कि बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि हम जिस विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं तो उस विषय के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो इसकी पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने पालमपुर गांव की कहानी के पार्ट 1 के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन का संगठन। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर गांव की कहानी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पालमपुर है क्या। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है जहां पर अगर देखें तो ऑलमोस्ट सब चीजें उपलब्ध हैं। अब ये सब देखने के बाद हमें ये देखना है कि पालमपुर की इकोनॉमी कैसी है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना। तो देखो, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के 2 वीडियो में ही ये सारे टॉपिक क्लियर कर दिया था। ये जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमी, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो दोस्तों, इकोनॉमी मतलब कि जो अर्थव्यवस्था है, यानी पालमपुर की अपनी एक इकोनॉमी है। पालमपुर में चीजें कैसे प्रोड्यूस होती हैं, यानी वस्तुओं का उत्पादन कैसे होता है और पैसा कहां से कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब अर्थव्यवस्था में आता है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी, अभी हम क्या देखेंगे, उत्पादन का संगठन। उत्पादन का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करें, उत्पादन करते हैं, जो भी सारी चीजें हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं, आइए देखते हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। किसी भी जो संगठन है, जो उत्पादन का संगठन है, उसका मुख्य उद्देश्य ही, उसका मेन एम जो होता है, वस्तुओं का उत्पादन करना और सेवाएं प्रदान करना। जब वस्तु उत्पादित होंगी तो उन्हीं वस्तुओं के माध्यम से ही हम लोगों की समस्याओं को, लोगों की मांगों को पूरा करते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता भी होती है। अब यहां यह क्वेश्चन बन सकता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किस किस की आवश्यकता होती है। तो हम क्या कहेंगे उसमें, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पहली आवश्यकता होती है भूमि की। भूमि यानी लैंड। किसी भी औद्योगिक कारखाने को लगाना है, किसी भी इंडस्ट्री को लगाना है, कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करना है, तो सबसे पहली जो प्राइमरी नीड्स होती है, यानी प्राथमिक आवश्यकताएं जो होती हैं, वो है भूमि। बिना भूमि के हम कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कारखाना नहीं लगा सकते हैं। इसलिए पहली रिक्वायरमेंट जो होती है उत्पादन का संगठन में, वो है लैंड की, यानी भूमि की। और भूमि के साथ साथ अन्य प्राकृतिक संसाधन की भी आवश्यकता होती है। वो अन्य प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे हुआ जल, फिर हुआ वन, फिर हुआ खनिज। ये 3, जल, वन और खनिज, यानी वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, इन तीनों की आवश्यकता भूमि के साथ साथ होती है। सो फ्रेंड्स, सेकंड आवश्यकता क्या है, सेकंड रिक्वायरमेंट है श्रम,
क्योंकि अब हम भूमि तो हमको मिल गई, अब भूमि पे जो हमको उद्योग लगाना है, जो इंडस्ट्री लगानी है, वो कैसे लगेगी? बिना श्रम के तो लगेगी नहीं, बिना श्रमिक के तो लगेगी नहीं। श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। अब जैसे मान लो लैंड मिल गई, अब उसी लैंड पे हमको इंडस्ट्री लगाना है। पहली आवश्यकता लैंड, सेकंड रिक्वायरमेंट इज श्रम। श्रम अब हमको यानी लेबर, तो जो श्रम है अब उसमें दो प्रकार के श्रम, जैसे अभी हमने पढ़ा इसमें कि पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत पड़ती है, और दूसरा शारीरिक कार्य, यानी कि कुछ पढ़े लिखे हो, जैसे इंजीनियर्स हुआ। अब बिल्डिंग की डिजाइन जो करेगा, बिल्डिंग का जो ड्राइंग बनाएगा, वो इंजीनियर ही बनाएगा ना, वो पढ़ा लिखा हुआ होगा तभी तो बनाएगा। और जो उसमें मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, जो लेबर कहलाते हैं, उनकी आवश्यकता, यानी कि कुशल और अर्धकुशल दोनों की जरूरत पड़ती है। अब दो चीजों की हमारी आवश्यकता हो गई। तीसरी है भौतिक पूंजी, यानी फिजिकल, जो हमारा फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल कैपिटल है, यानी ये उत्पादन के संगठन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। भौतिक पूंजी पर प्रश्न बन सकता है कि एक्सप्लेन द फिजिकल कैपिटल रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी उत्पादन प्रक्रिया में भौतिक पूंजी की आवश्यकता किस प्रकार है। भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? अब मदें क्या है? मद का क्या मतलब हम समझें। मदें का मतलब होता है आइटम्स। तो जो फिजिकल कैपिटल होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल यानी अस्थाई पूंजी, और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल लर्न व्हाट इज फिक्स्ड पूंजी, यानी अस्थाई पूंजी क्या है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है। औजार, मशीन, भवन, औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार, जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों और मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसीलिए इन्हें अस्थाई पूंजी कहा जाता है। जैसे अब हमने कोई औजार ले लिया तो ये जरूरी नहीं है कि उसी औजार से हम बिल्डिंग बनाए हैं और उसको हम तुरंत नष्ट कर दें। किसी दूसरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, किसी दूसरे इंडस्ट्री का हमको कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम फिर से नया औजार लेकर के आए, तो उसी औजार का हम कई प्रकार से कई वर्षों तक यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे किसान का हल ही हुआ, तो किसान अपने हल से सिर्फ एक ही खेत की जुताई नहीं करता है, वो ना जाने कितने खेतों की जुताई करता है, यानी वो लंबे समय तक रखता है। तो एक बार पैसा लगाते हैं और उससे लंबे समय तक हम लाभ कमाते हैं, लंबे समय तक उसको हम उपयोग में लाते हैं, इसीलिए इसको अस्थाई पूंजी कहा जाता है। अब जैसे भवन ही बन गया, बिल्डिंग ही बनी, तो क्या हमेशा रोज रोज हम नई बिल्डिंग ही बनाते रहेंगे? एक बार बन गई और कई वर्षों तक चलती है वो, तो इसमें जो पूंजी लगी वो अस्थाई ही तो कही जाएगी, जो फिक्स्ड रहती है, बदलती नहीं है, तो इसीलिए इसको अस्थाई पूंजी कहा जाता है, फिक्स्ड कैपिटल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। अब जो बुनकर होते हैं यानी कपड़ों की बुनाई करने वाले, तो कच्चे माल से ही वो कपड़ों की बुनाई करते हैं, और जो कुम्हार होते हैं यानी जो मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं, उनको कुम्हार कहा जाता है।
और मिट्टी से ही बर्तन का निर्माण करते हैं। तो जैसे आज मिट्टी लाए, उससे किसी बर्तन का निर्माण किए, तो कल फिर मिट्टी लाएंगे, कल फिर बर्तन का निर्माण करेंगे। और इस उत्पादन के दौरान जो भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए जो पैसों की, जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है, वही सब यानी कच्चा माल लेना और नगद पैसों को देना कार्यशील पूंजी कहलाता है। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। अब जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है, चौथी आवश्यकता जो होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, जो सेकंड चैप्टर है। तो दोस्तों, अभी हमने क्या देखा, क्या पढ़ा कि चौथी आवश्यकता जो है उसमें आपको उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि की, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने के लिए, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो, इन तीनों को एक साथ मिलाया जाए, इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता है? ज्ञान की और उद्यम की। यह पूछा जा सकता है कि भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ती है? तो फ्रेंड, हम क्या कहेंगे? ज्ञान और उद्यम की। ज्ञान के बारे में पता ही है। और उद्यम क्या है? उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, या कह सकते हैं कि जीविका के निर्वाह के लिए किया जाने वाला काम ही, किया जाने वाला कार्य ही उद्यम कहलाता है। यानी इसको हम मानव पूंजी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। सो फ्रेंड्स, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, और ये तीनों का संगठन जो होता है, ये उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो पहले हम मानव पूंजी के बारे में देखेंगे। मानव पूंजी, मान लो कि लेबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन तो किसी काम के हैं क्या? मान लो अगर कोई बीमार हो गया और सारे के सारे बीमार पड़े रहते हैं, तो उनसे कोई काम तो लिया नहीं जा सकता है। तो नहीं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई काम आएंगे। जब वो बीमार पड़े हैं तो हमारे प्रोडक्शन प्रक्रिया में कैसे काम आएंगे? कारखाने में कैसे काम करेंगे? लेकिन यदि आपके पास लेबर हैं और नॉलेजेबल है, यानी जो लेबर है वो ज्ञान योग्य है, तो वो पॉजिटिव ह्यूमन कैपिटल हो गया। आपके लिए वो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाएगा भी। तो ह्यूमन कैपिटल में आपको ध्यान रखना पड़ता है, ह्यूमन कैपिटल में आपको ध्यान रखना पड़ता है ये कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या पूंजी है। जैसे मैं एक इंसान हूं तो मेरी वैल्यू क्या है? वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि हमारी किडनी बेच दो तो वैल्यू निकल आएगी। मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर जो ज्ञान है, जो स्किल्स है, वही है हमारी वैल्यू। अब आगे हम देखेंगे उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। अब यहां एक प्रश्न बन सकता है कि उत्पादन के कारक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, उत्पादन के कारक, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को जो संयोजित करके संगठित किया जाता है, उसी को ही उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम इसे भौतिक पूंजी को कहेंगे। अब कोई भी उत्पादन का जो कारक है, जो उत्पादन प्रक्रिया में हमारी सहायता कर रहा है, आइए अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पालमपुर का मेन जो बिजनेस है, जो मेन उत्पादन की प्रक्रिया है, वो है फार्मिंग, यानी खेती। और खेती के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला है भूमि स्थिर है। सो फ्रेंड्स,
पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्रिया क्या है, तो हम क्या कहेंगे? पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख प्रक्रिया खेती है, यानी फार्मिंग है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। जो लोग काम करते हैं उनमें अगर ये पूछा जाए कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या, कितने प्रतिशत लोग फार्मिंग पर डिपेंड हैं, तो क्या कहा जाएगा? 75% लोग खेती पर ही डिपेंड हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। अब कठिनाई कौन कौन सी है? खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। अब खेती जहां होगी, भूमि तो चलती फिरती रहेगी नहीं, भूमि तो स्थिर ही रहती है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। पालमपुर में 1960 से लेकर के आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि जहां कोई भी उत्पादन नहीं होता है, जो भूमि अनुपयोग रहती है, यानी कि उपजाऊहीन हो जाती है, उसको हम बंजर भूमि कहते हैं। अब उसी बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? इसका उत्तर है भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा में किया जाता है, गुंठा में आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर कितने वर्ग की भुजा के क्षेत्रफल के बराबर होता है? तो हम कहेंगे 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। सो फ्रेंड्स, क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? जाइएगा, जरूर कीजिएगा अपने स्कूल के मैदान से 1 हेक्टेयर के मैदान वाले क्षेत्र की तुलना। सेकंड है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहां जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, कहां? पालमपुर में, और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। पालमपुर में जितनी भी भूमि है उस पर खेती की जाती है। कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। बरसात के मौसम में किसान खेतों में क्या क्या फसल उगाते हैं? ज्वार और बाजरा। इन पौधों को पशुओं को चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू, पोटैटो की खेती होती है, फार्मिंग होती है। सर्दी के मौसम में रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। जैसे कि रायगंज के बारे में मैंने बताया था कि रायगंज एक मार्केट है वहां, जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने सचित्र उसका अध्ययन किया था। तो पालमपुर गांव के किसान जो अपने खेतों में फसल उगाते हैं, जो गेहूं उगाते हैं, उसको परिवार की आवश्यकता जो होती है उतनी आवश्यकता के लिए रख लेते हैं। बाकी की फसल को रायगंज की मंडी में सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। तो पालमपुर के किसान
अपनी फसल को कहाँ बेचते हैं? रायगंज की मंडी में बेचते हैं। यह भी एक प्रश्न है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। अब गन्ना से ही गुड़ बनता है, गन्ने से ही चीनी बनती है। और गन्ने को कहां बेचते हैं? गन्ना शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है, जो कि रायगंज से थोड़ी दूर पर पड़ता है, जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है, सिंचाई की वहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसीलिए पालमपुर के गांव के किसान एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलों का उत्पादन करते हैं। पालमपुर गांव में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। ज़्यादातर इरिगेशन यानी सिंचाई इलेक्ट्रिसिटी से ही पालमपुर गांव के लोग करते हैं, क्योंकि जब बिजली की पर्याप्त मात्रा रहेगी तो सिंचाई के लिए किसानों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और खेती के लिए सबसे प्रमुख बात यही है, इरिगेशन यानी सिंचाई। जब फसलों को पानी मिलेगा तो फसलें समय पर तैयार होंगी, और जब फसलें समय पर तैयार होंगी तो फसल को उपजाने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। तब तक किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी पालमपुर गांव में, उसके पहले किसान कैसे सिंचाई करते थे? कुओं से रहट के द्वारा। रहट एक सिंचाई की विधि है जिसमें कुओं से पानी निकाला जाता है और उसको एक नालों के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। अब रहट से जो पानी की मात्रा निकलती थी वो बहुत कम और धीरे धीरे निकलती थी। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी आई पालमपुर गांव में तो जो सरकारी नलकूप थे, उन सरकारी नलकूपों से पानी बहुत तीव्र गति से किसान के खेतों तक पहुंचता था, जिससे कि किसानों की फसल बहुत जल्द ही सिंचाई की मांग से पूरी हो जाती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, जिसको सरकारी नलकूप कहा गया। जल्द ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है जैसी कि पालमपुर में हमने देखी। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। दक्षिण पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। यह भी एक प्रश्न है कि देश में वर्तमान समय में भी जो कृषि का कुल क्षेत्र है उसमें से कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई कम होती है? तो रहेगा 40%। इन क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, नहर नहीं है, सरकारी नलकूप नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई है, वैसे तो ज़्यादातर गांवों में अब इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, तो वहां की जो खेती है, जो फसल है, वो मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। जब बारिश होती है तभी फसल का उत्पादन होता है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह प्रश्न बन सकता है, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। और वैसे भी जब किसी भी भूमि पर अदल बदल करके फसलों का उत्पादन किया जाता है तो उस भूमि की
उपजाऊ क्षमता, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, ऐसा कहा जाता है और देखा भी गया है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। धान गेहूं तो पैदा करते ही हैं और अब तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। आइए इस फिगर में हम देखते हैं, ये है गेहूं, ये है बाजरा, ये है गन्ना, ये है पोटैटो यानी आलू। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पालमपुर गांव की कहानी का 3rd पार्ट जब बनाएंगे तो जो भी शेष अंश है उसको हम उसमें समझाएंगे। यदि दोस्तों इस वीडियो में किसी को भी कोई भी डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।